वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सब बढ़िया होंगे। मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। यस, हम बात करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बोर्ड के एग्जाम को लेकर चैप्टर 3। यस, बात करेंगे अपनी जो बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। यहाँ पे जो जिस बुक के मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति। ओके, ये अपनी बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति और इसके अंदर आज हम देखने वाले चैप्टर 3 को देखने वाले। चैप्टर 3 का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति यानी आपको ये पता होगा जब हम शुरुआत की थी तो सबसे पहले चैप्टर आपको पता होगा संघर्ष एक सबसे पहला टॉपिक था कि भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देश का पार्टीशन विभाजन हो गया था, देन सबसे पहले भारत को एकता स्थापित करनी थी। क्या स्थापित करनी थी? एकता स्थापित करनी थी। तो पहले चैप्टर में हमें एकता को देखा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। तो उससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम सेकंड पार्ट में देखा है। तो बिल्कुल आपने अगर नहीं देखे हैं इससे पहले के पार्ट तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 23-24 के न्यू एग्जाम प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है ना। एंड देन अब फर्स्ट बात हो रही है विकास। किसकी बात हो रही है? विकास। क्योंकि आपको शुरुआत से कहा था एक स्वतंत्र भारत को अपने देश को एक पूरी तरह व्यवस्थित और कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब उस समय बहुत ही ज़बरदस्त चुनौतियाँ देश के सामने थी जब पार्टीशन हो गया था। पहली चुनौती देश को एकजुट करना, देन सेकंड जो चैलेंज था वो था लोकतंत्र कायम करना, थर्ड है विकास जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है हम 1 to 1 यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर 1 to 1 देखेंगे। देन अगर आपको इसमें कोई इशू रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि अपना जो टॉपिक इस बुक में जो टॉपिक है मतलब पॉइंट है वो है ये कि राजनीतिक फैसले और विकास। आप सभी को पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सब आप जानते हैं बिल्कुल। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना का मतलब यहाँ पर इस टॉपिक में कैसे, तो आपको बताएं कि भारत को अगर विकास करना है मतलब वह किसी न किसी कीमत पे तो चुकाना, कोई ना कोई कीमत से चुकानी होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, आपने पढ़ा है ना, आपने देखा होगा जीन, एक जादुई जीन होता है जो एक मैजिकल पोर्ट से निकलता है। तो जीन भी क्या करता है, जैसे एक कहावत होती है कि जीन से अगर 3 विशेष मांगते हैं तो जो भी विशेष मांगते हैं वो आपको ला के देता है, बट वो किसी और की चीज़ ला कर आपको देता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नियोजित विकास की जो राजनीति है इसमें यहाँ पर विकास और राजनीति है वो आमने सामने होती है। यहाँ पर कहा जाता है तो विकास तो करना है, देश को नीड है, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत को पूरी तरह से बेपटरी करके चले गए थे, यानी पूरी तरह से खस्ता हालत हो गई थी। लेकिन भारत को डेवलपमेंट तो करना था, विकास करना था, बट अब विकास किस प्रकार से करें, किस कीमत पर करें। क्योंकि मान लीजिए भारत को जहाँ से भी डेवलपमेंट की उम्मीद थी वहाँ पर राजनीति ज़्यादा हो रही थी। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि अपने बुक में भी दिया हुआ है उड़ीसा का। कहाँ का दिया हुआ? उड़ीसा का। तो उड़ीसा में एक अयस्क खदान थी और वहाँ की सरकार को लगा कि हाँ ये खदान हमारे राज्य के लिए यानी हमारे इस राज्य को प्रॉफिट देगी, फ़ायदा देगी, तो इस खदान से खदान करें और हमारे देश का मतलब राज्य का विकास हो जाएगा। बट ये जो उड़ीसा में जो खदान थी वो आदिवासी एरिया में आती थी। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर एक तरफ राजनीति है, क्या है? राजनीति, तो दूसरी तरफ समाज है। ओके, अब राजनीति तो ये सोच रही है कि हमें क्या करें? विकास करना है। क्या करना है? हमें विकास करना है। तो विकास करना है तो हमें उड़ीसा की इस खदान में खदान करनी होगी और ये पैसा देश की राजनीति में काम आएगा या राज्य की राजनीति में काम आएगा। लेकिन दूसरी ओर समाज के दूसरे लोग हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका आता था, आदिवासी, तो आदिवासी कह रहे थे कि किस कीमत पर आप यहाँ पर हमारा जीवन दुश्वार कर दोगे, हमारा बचा जीवन समाज वो ख़त्म होगा और इसके बलबूते पे आप विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से उस समय ये दो तरह, यानी यहाँ पर जो कुछ समीक्षक होते हैं, आलोचक, वो कहते हैं कि ये किस प्रकार का विकास हुआ, जहाँ पर एक चीज़ तो बना रहे दूसरी चीज़ खराब करें। तो यहाँ पर राजनीति शुरू होती है, राजनीतिक फैसले और विकास, यानी कौन ये डिसाइड करेगा कि इसका खनन किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से इनका भी विकास हो पाए। तो इन दोनों के मध्य ये जो विकास की जो राजनीति शुरू होती है वो आपको एग्जाम्पल बुक में दिया होगा, बिल्कुल आपको पता होगा। देन ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि राजनीतिक फैसले यानी इनके फैसले और विकास की जो ये रणनीति है
उसमें मध्य है जो विचार है जो चलते हैं कि किस प्रकार हम इस राजनीति को आगे ले जाएं, किस प्रकार एक समाज की विकास की जाए, भारत की विकासों को जरूरतों को पूरा किया जाए, तो वो यहाँ पर बता दिया गया है। क्योंकि जब खनन करेंगे तो कुछ पर्यावरणविद भी होते हैं, पर्यावरण के सुरक्षक, वो कहेंगे खनन करेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, यहाँ का दुष्प्रभाव, जीवन दुष्प्रभाव होगा, आदिवासियों का रहना खाना पीना सब चला जाएगा, यानी बेघर हो जाएंगे। बट ये कैसे है कि अगर यहाँ से खनन करेंगे तभी तो देश का विकास होगा, हमें अपनी राजनीति में अपने देश में विकास करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस, तो अब बात करते हैं आगे का पॉइंट कि अब इस तरह की गतिविधियों में क्या होता है, इस तरह की गतिविधियों में क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ। तो अब जब ये चीज़ अभी मैंने बताई तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ होगी, वो है राजनीतिक टकराव। क्या होगा, राजनीतिक टकराव हो गई, क्योंकि सरकार के भी आलोचक होते, सरकार के भी आलोचक होते हैं। एक तो वो जो सरकार की नीतियों को बढ़ावा देते हैं और एक वो पक्ष होता है जो सरकार की नीतियों से खफा होते हैं। तो इस तरह से इस तरह की विकास की जो नीति है उसमें पक्ष और विपक्ष दो जने आपस में राजनीतिक गतिविधि शुरू कर देते हैं, यानी टकराव होता है। क्या होता है, ऑलमोस्ट बात करें, टकराव होता है। तो इस तरह से कुछ तो कहते हैं कि भाई विकास यही नाम है, विकास करना होगा, जबकि कुछ पर्यावरण हितैषी कहते हैं कि ये विकास का सही रूप नहीं है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से देखिए अब तक जो मैं ना आपको इस पाठ की पृष्ठभूमि समझा रहा था, यानी आपको जोड़ने का काम कर रहा था ताकि आपको अटैचमेंट हो जाए कि ये लेसन आप किस प्रकार समझे, देने मैंने पूरी तरह से यहाँ पे शुरुआत कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से हमने बताया तो भारत की विकास के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी, विकास की उम्मीद तो की जा रही थी, बस ये विकास कैसे किया जाए, अब किस प्रकार से किया जाए। राजनीतिक टकराव हो रहा था कि अगर देश में क्या करना है, देश में विकास करना है, ओके। तो अब सवाल ये भी है कि विकास का कार्य किसके हाथों में दे, सरकार के हाथों में विकास का कार्य सौंपे या फिर निजी हाथों में सौंपे। निजी विकास का कार्य भी, यानी देश के, मान लीजिए देश के पास जो संसाधन है, देश के पास जो भी संसाधन पर्याप्त है, उस पर किसका हक हो, किस प्रकार से काम करें, या देश की आमदनी, देश के ऊपर जो पैसा है, या देश की मतलब मान लें कि जो भी जैसे खदान वगैरह जो भी मिली है, अब वहाँ से इनकम जनरेट करनी है, तो विकास के लिए किसको काम दिया जाए, यानी विकास का ये महत्वपूर्ण काम किसके कंधों पर हो, सरकार विकास के कार्यों को आगे ले जाए या फिर निजी प्राइवेट सेक्टर को, उद्योगपतियों को ये काम सौंपा जाए। तो ये भी शुरू होती है राजनीतिक टकराव। क्या होता है, राजनीतिक टकराव। इसी बीच में हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको कि अब ये टकराव के बाद अब एक बात है कि यहाँ पर विकास की किस अवधारणा को स्वीकार किया जाए, क्योंकि अभी तक तो दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पर भी ये आपको समझा दिया और एक वो भी समझा दिया कि आदिवासी पर्यावरण संरक्षक है वो कहते हैं कि ये विकास नहीं है जहाँ पर एक जगह का उजाड़ के दूसरी जगह बचा रहे हो। देन विकास का सही अर्थ और सही विचारधारा कौन सी है, तो वो हम देख रहे हैं आगे वाले पॉइंट में। तो जस्ट हम बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट में। देन यहाँ पर जो विकास के फैसले वगैरह ये तो आप समझ रही है, ये चीज़ तो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन, मतलब जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। बट आगे देखते हैं, अभी आगे विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणाएं। अवधारणाओं का मतलब क्या होता है, अवधारणाओं का मतलब होता है कि कुछ धारणाएं, धारणाओं का भी मतलब होता है एक विचार। तो मूल रूप में है कि विकास किस को कहें, विकास का मीन्स क्या है, अगर विकास ही हम चाहते हैं तो विकास किन मायनों में किया जाए और विकास की एक क्या अवधारणा लोगों में पेश की जाए, ताकि एक बेमिसाल सर्वमान्य अवधारणा के रूप में हम इस विचारधारा को आगे ले जाए और देश की विकास को सही दिशा में भी ले जाए। तो विकास का मीन्स क्या है, विकास की किस अवधारणा को इस देश ने स्वीकार किया है, वो हम यहाँ पर जानने वाले। तो जैसा कि यहाँ से थोड़ा सा आपको मैंने समझा दिया है। अब वहाँ पर क्या था, शुरुआत में अगर बात करें तो जैसे मैंने एक उड़ीसा का एग्जाम्पल आपको दिया, आपको समझ में आ गया होगा। उड़ीसा के उदाहरण से हमें ये तो पता लग गया कि देश विकास तो चाहता है, बट विकास के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि विकास तो सब चाहते हैं कि भाई विकास होना चाहिए, बट सरकार है वो विकास का अलग अर्थ निकाल रही है, यानी विकास के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो रहे हैं। सरकार
विकास का एक अलग अर्थ प्रकट कर रही है। उद्योगपति है, कौन? उद्योगपति, वो विकास को एक अलग अर्थ में जनता के सामने या आम जन में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी है, आदिवासी कहें या समाज प्राणी लोग कहें, तो वो विकास की अलग भिन्न, यानी वो विकास का एक अलग माध्यम, अलग भाषा समझते हैं। एंड इसके अलावा बात करें पर्यावरण संरक्षक, पर्यावरण संरक्षक, तो ये भी विकास का अलग अर्थ निकालते हैं। यानी अभी तक विकास की एक फिक्स अवधारणा नहीं थी कि विकास का मतलब क्या हो, क्योंकि यहाँ तक देखें तो सभी अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंडीशन वाले विकास को अलग अलग अर्थों में अभिव्यक्त करते। उद्योगपति पैसों के पैसे की बात करेंगे, सरकार अपने हितों के साथ जन कल्याण के लिए संसाधनों को यूज करने के लिए प्रयास करेगी। आदिवासी वो कहेंगे ये विकास का मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दो, इस तरह से विकास करें, आप कोई और जगह भी तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है संरक्षक, ये चाहेंगे कि आप पर्यावरण को खिलवाड़ करके, पर्यावरण को नुकसान करके विकास नहीं कर सकते। देन विकास की क्या अवधारणा हो, बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने आपको ये समझा दिया है कि यहाँ पर अभी तक बात हो रही है कि विकास का मीन्स क्या होना चाहिए। बड़े पैमाने पर इस पर डिस्कस बहस होती गई। देन इसके बाद फिर कुछ चिंतन मनन के बाद एक फिक्स डेफिनेशन पर पहुँचते हैं कि एक्चुअल में विकास की क्या अवधारणा होनी चाहिए। तो भारत के साथ कुछ भारत के लीडर ने उस समय की विकास की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया और उस समय विकास की दो अवधारणाएं प्रमुख थी। या हम ये कहें कि आज़ादी वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास करने को लेकर विकास की क्या अवधारणा हो, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि हमें विकास करना है तो किस तरह की प्रणाली अपनाई जाए। ओके, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। विकास के दो मॉडल, यानी विकास के लिए हमें इन दो तरीकों में से किसी एक को चूज करना है ताकि विकास का एक सही दिशा में कार्य हो सके। ओके, डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर विकास, आज़ादी के समय विकास के दो मॉडल थे भारत के सामने। पहला तो था उदारवादी, पूंजीवादी, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। और ये मॉडल किससे प्रेरित था? यूएसए मतलब अमेरिका और यूरोप के जो अधिकांश जो देश थे, यूरोप के जो अधिकांश देश थे वो इसी मॉडल को फॉलो करते थे। ओके, देन बात करें दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। और ये मॉडल किससे प्रेरित था? सोवियत संघ से, सोवियत संघ, ठीक है। और काफ़ी उस समय की काफ़ी जो बात करें पूर्वी जो मतलब कहते हैं कि अगर पूर्वी इलाके देखे जाएं एज ए वर्ल्ड के, तो उसमें सोवियत मॉडल को अपनाया जाता था, समाजवादी मॉडल। अब भारत के सामने इन दोनों तरह के मॉडलों को अपनाया गया था। मतलब भारत ने नहीं अपनाया, बट आज़ादी के समय ये दो मॉडल भारत के सामने थे। अब किन विचारधाराओं को, किन मॉडलों को अपनाया जाए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। और शीत युद्ध आपको पता है दो शक्तिशाली गुटों के मध्य था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य था। और इस तरह से ये दोनों ही विचारधारा अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाना भी चाहती थी। बट यहाँ पर भारत को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी विचारधारा चाहिए थी जो वास्तव में उसको सपोर्ट कर सके, व्यवहारिक विचारधारा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये विचारधारा है क्या। ओके, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है, ये कहता है कि सरकार को निजी संपत्ति पे कम हस्तक्षेप करना चाहिए, पूंजी वर्ग या उद्योगपतियों को राज्य की विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए। तो इसलिए राज्य को व्यक्ति या निजी सेक्टर में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए ज़्यादा फ्रीडम देकर पूंजी से पूंजी, पैसों से पैसे बनाया जाए, इस व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। लिबरलिज्म, उदारवाद, यानी सरकार को उनके जो भी पूंजी सोर्स हैं उन पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखना है, छूट देना है, उदारवाद, जिसमें पूंजी से पूंजी बन पाए। ओके, और समाजवादी मॉडल कहता है कि हमें पूंजी से ज़्यादा एक समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य को अपनी भूमिका निभाते हुए व्यवस्थित रूप में राज्य के विभिन्न संसाधन हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उद्योगपति या कुछ शक्तिशाली संगठन हैं वह
विकास का अधिकांश हिस्सा अपने पास रख लेंगे। तो इसलिए एक व्यवस्थित समाज होने के लिए सरकार को नियंत्रित होकर, सरकार को एक व्यवस्थित रूप में कार्य कर एक समाजवादी, एक समाज का मॉडल अपनाना, एक समाज बनाना जहां पर सबकी ज़रूरतें पूरी हो, ये मॉडल अपनाने पर जोर देना था। देन ये मॉडल भारत के सामने थी। अब भारत ने किस मॉडल को अपनाया, भारत ने विकास के किस मॉडल को अपनाया, ये चीज़ सबसे बड़ी होती है। देन ध्यान रखिएगा कि उस समय बात करें जब आज़ादी के समय थे तो यूएसए अमेरिका के मॉडल को मानने के कम लोग थे, जबकि सोवियत संघ की जो मॉडल थी समाजवादी उसको मानने वाले ज़्यादा थे। इस विचारधारा को ज़्यादा लोग कहते थे कि इसकी तरफदारी की जाए, ये मॉडल अपनाया जाए। देन भारत ने बड़े सोच विचार के साथ आगे बढ़े और काम किया, क्योंकि जहाँ तक आपको पता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेहरू जी भी चाहते थे कि भाई इस मॉडल को अपनाया जाए, बट यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये सोचना था कि इस वाले में तो पूंजी से पूंजी होती है, यानी उद्योगपतियों, उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसमें समाज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मैं लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। औद्योगिक वातावरण, ओके, और इसमें है सामाजिक वातावरण। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हम आज़ाद हुए तो हमारे पास तो बिल्कुल बेसिक ज़रूरत भी नहीं थी, रोटी कपड़ा मकान भी व्यवस्थित नहीं था, और हम उद्योग लगाना चाहे पॉसिबल नहीं है। पहले तो पेट भरेंगे ना, पहले तो पेट भरेंगे फिर आगे सोचेंगे। तो ये मॉडल थोड़ा कठिन लग रहा था। इस मॉडल में है कि सिर्फ समाज को ही सुधारेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। तो दोनों ही मॉडल टोटली रूप में पूरी तरह से भारत की उस कंडीशन के लिए सफिशिएंट नहीं थे। देन मैं आपको पहला ही उत्तर देता हूँ। तो भारत ने क्या किया, भारत ने विकास की कौन सी अवधारणा अपनाई, तो नोट कर लीजिएगा, भारत ने विकास की मिश्रित अवधारणा को अपनाया। कौन सी अवधारणा को अपनाया, मिश्रित अवधारणा, यानी भारत ने दोनों की खूबियों को अपनाया। जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं। देन भारत ने ये कहा कि हमें एक समाज भी बनाना है जहाँ पे लोगों की सब जरूरत पूरी हो। तो भारत ने क्या किया, समाजवादी मॉडल को भी अपनाने पर जोर दिया, और साथ में कहा कि हमें देश का विकास भी करना है तो हमें पूंजीवादी मॉडल को भी अपनाना है। तो इस तरह से भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली अवधारणा और मॉडल को अपनाया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, और आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस व्यवस्था में हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे काम करेगा। तो देन अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए इससे भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। देन वो भी आपके काम आने वाला है, ठीक है। यानी जो भी चीज़ यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना, आप यकीन मानिएगा ये चीज़ें आपके ऑफलाइन में भी उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी या इतना नहीं समझेंगे जितना ऑनलाइन समझ रहे। तो ये चीज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही है तो आपका कर्तव्य है आप और को भी शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, देन अब बात करते हैं कि भारत को एक व्यवस्थित रूप में प्लान के साथ चलना था। एक बात करें कि नियोजन, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी नियोजन, क्योंकि आपको पता है नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग। अब नियोजित प्लानिंग आप समझ के प्लान बनाना, यानी एक सिंपल डेफिनेशन तो बहुत शॉर्ट, तो देखिएगा, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम, कदम ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो अब भारत को आज़ादी के बाद अपने आप को सही कंडीशन में एक एक कदम सही सूझ करना था, क्योंकि भारत के सामने न तो इतना पर्याप्त समय था न संसाधन था। देन भारत को अब जो भी काम करना था बड़े तबीयत से सोच विचार के आगे बढ़ना था, क्योंकि सोच समझकर ही किया जाता काम वो नियोजन होता है। जैसे आप अच्छी प्लानिंग, अच्छा नंबर लाना चाहते, बेस्ट ऑफ बेस्ट करना चाहते, देन आप पहले से अपना टाइम शेड्यूल करते, टाइम टेबल बनाते, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करते, देन ये सोच समझकर प्लानिंग सक्सेस होती है। ओके, तो नियोजन का मतलब होता है सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम। तो इसके लिए भारत के सामने
भारत को अब ये सोचना था कि हमने एक यहाँ पर एक अवधारणा तो एक्सेप्ट कर ली, बट हमें अब किस विचारधारा के ऊपर चलना है, यानी कैसे आगे काम करना होगा। तो भारत ने और भारत के प्रमुख लोगों ने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं, देश के लिए पहले प्लान बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया, एक योजना आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग, भारत की आज़ादी के जस्ट बाद योजना आयोग की स्थापना की थी, और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका काम क्या था, मैं इसके काम को बता दूं पहले। योजना आयोग का काम था देश में जहाँ जहाँ ज़रूरतें, उन क्षेत्रों को सीमांकन करना, और जहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है और जहाँ पर पैसा डालना है उसकी सर्वे करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए सिफारिश सरकार को सौंपना। तो ये काम था योजना आयोग का। योजना आयोग का वापस मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देश के विकास की नियोजित नीति बनाकर सरकार से सिफारिश करना। समझ में आ रहा ना? योजना आयोग का काम ही है कि योजना बनाना, देश के सर्वे करना, देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखना, और देश के संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लानिंग क्रिएट करना, कि सरकार को कहना कि भाई यहाँ पर ये काम करना है, ये इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह से। तो यहाँ पर योजना आयोग का काम है अपनी योजना बनाकर सरकार को उसमें लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना। तो सरकार जो मंत्रिमंडल है फिर इन योजना की सिफारिश को मानती है, देन उस पर अमल किया जाता है। ओके, बट अब बात करें जो प्रेजेंट टाइम में योजना आयोग समाप्त हो चुका है। योजना आयोग की तक एक नई संस्था स्थापित हुई है जिसका आपको नाम पता होगा, नीति आयोग। और नीति आयोग है वो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई, और इसका पूरा नाम है NITI, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, देन अगर आप इसको हिंदी में जैसे नाम याद रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ओके, तो ये अब ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, लेकिन इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे पहले भी बात करिए अभी भी, तो इस नीति आयोग, पहले जो योजना आयोग था, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वर्तमान PM। तो अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वर्तमान PM यही है। तो अब इनका काम क्या था? सेम वही काम था, कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी थी, और इसके बारे में जैसे आपको और भी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी, बट यहाँ से आपको मैंने ये चीज़ तो क्लियरली समझा दी है जो जानना जरूरी था यहाँ से। ओके, देन ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि भारत में ये नियोजन की शुरुआत तो हो गई, नियोजन की, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अब भारत में नियोजन की यानी सोच समझकर सही दिशा में प्लानिंग की शुरुआत कब हुई? तो मैंने अभी साइड में योजना आयोग बताया, उससे पहले एक बात करेंगे कि देश के लिए नियोजन की बात आज़ादी से पहले शुरू तो हो गई थी, यानी 1940 से ही 1940 से ही नियोजन की व्यवस्था एक चर्चा तो शुरू हो गई थी। बात करें दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन का जो विचार है, नियोजन का विचार वह 1940 में आया था। देश के लिए नियोजन का विचार कब आया था? 1940 में। फिर इसको हकीकत में राह पकड़ी 1944 में, जब एक तबके के लोग, एक तबके का मतलब है एक ही कम्युनिटी, एक ही व्यवस्था को स्थापित करने वाले कुछ पूंजीपति लोगों ने, कुछ पूंजीपति लोगों ने आपस में मिलकर, ये पूंजीपति थे वो बॉम्बे के थे, उस समय बॉम्बे कहा जाता था,
कुछ पूंजीपति लोगों ने कहा कि हमें एक व्यवस्थित नियोजन रूप में काम करना चाहिए। तो कुछ पूंजीपति लोगों ने सरकार से व्यवस्थित विकास के लिए आमंत्रित किया। मतलब इन्होंने सरकार से एक मंशा रखी या सरकार से कहा कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो वो इन लोगों ने सरकार से कहा कि औद्योगिक विकास के लिए, नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए सरकार हमारा सहयोग करे। तो इस तरह से ये जो विचार हैं और ये जो कुछ पूंजीपति लोगों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, यही कहलाता है बॉम्बे प्लान। क्या कहलाता है? बॉम्बे प्लान, जो कब बना था? 1944 में। और ये काफ़ी बार ऐसा एग्जाम्पल आ चुका है। देखें, ओके, तो आज की इस क्लास में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पार्ट का यानी इस चैप्टर का लेसन 2 आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा देन इसको कमेंट भी कीजिएगा किस प्रकार की चीज़ें आपको समझ आई, और बहुत अच्छी आई तो वो भी कमेंट कीजिएगा देन। बट सबसे जरूरी आप इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।